नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम 9th क्लास का जो ज्योग्राफी है वो कवर करा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर होने वाला है और इस 3rd चैप्टर में हम लोग अपवाह के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है नदियों के बारे में जाना था, लेकिन नदियों के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी नहीं ली थी और नदियों के बारे में जो आज हम जानकारी लेंगे वो थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से नदी तंत्र होते हैं और उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और नदियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिमालय की नदियां कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो अपवाह तंत्र किस तरीके का है और कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और कार्य करने का मजा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपवाह जो शब्द है एक क्षेत्र के जो है नदी तंत्र की जो है वो व्याख्या करता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो मिलती हैं और एक नदी का जो है निर्माण करती हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो उच्च भूमि को है पहले तो हम अपवाह जो द्रोणी है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, और दूसरा कोई भी ऊंचा क्षेत्र जो है जैसे कि पर्वत हो गया या उच्च भूमि है या दो जो पड़ोसी अपवाह होते हैं, अपवाह जो द्रोणियां हैं को एक दूसरे से जो भूमि अलग करती है, यानी जो उच्च भूमि उसको अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को हम जल विभाजक के रूप में जानते हैं। अगर हम भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक लिखा है कि भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है वो मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा जो है होता है और इस आधार पर जो है भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां जो है, इसके दो मुख्य जो है वर्ग हैं जो जिनको भौगोलिक रूप से विभाजित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नदियां हैं मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण जो है भिन्न भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। तो जैसे हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वो 12मासी हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्ष भर जो है वो पानी जो है वो लेकर चलती हैं अपने साथ। वो जो है मुख्यतः जो हिम है, यानी जो बर्फ है, बर्फ और जो वर्षा है, वर्षा के जल, वो दोनों पर जो है निर्भर है। और दो या तीन का, इसलिए पहले आप तीन कहिए क्योंकि तीन मुख्य नदियां हैं, क्योंकि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वो तीन जो है मुख्य नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसमें जो है हम देखते हैं कि जो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से जो निकलती हैं और पर्वतों को काटकर जो है गार्ज बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। ये जो है नदियां वो लंबा रास्ता तय करती हैं और तीव्र अपरदन, सिल्ट और बालू का जो है संवहन करती हैं। ठीक है, मध्य व निचले भागों में जो ये नदियां हैं वो विसर्प, गोखुर झील आदि का जो है निर्माण करती हैं और ये नदियां जो है डेल्टा का भी जो है निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं मौसमी ज्यादातर होती हैं, वर्ष भर जो है वर्षा पर जो है निर्भर करती हैं। ठीक है, गर्मी में जो इनमें पानी कम हो जाता है। हिमालयी नदियों की तुलना में जो इनका पानी जो है कम होता है और जो ये छिछले रूप में जो है प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो भारत की अधिकतर जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं टॉपिक की हिमालय की नदियां, ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां, एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है वो मुख्यतः जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां जो है वो लंबी हैं तथा महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक जो नदियां हैं इनमें आकर मिलती हैं। देखिए, कोई भी नदी जो होती है वो सीधा जो है पूरी नदी के रूप में जो है ना वहां से नहीं निकलती है। वो जो नदियां हैं वो नदी जो है सहायक नदियों का जो है, मतलब जो सहायक नदियां हैं वो उनकी मदद करती हैं और थोड़ी थोड़ी जो है कम कम जो वितरिकाओं में आकर उससे मिलती हैं और एक बड़े नदी तंत्र के रूप में वो रूप धारण करती हैं। ठीक है, हम जो इसकी जो सहायक नदियां है ना उसको हम नदी तंत्र कहते हैं। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं सबसे पहले। तो उसमें हिमालय की नदियों में जो है सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं कि
इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, और जब यह लद्दाख में प्रवेश करती है तो इसमें जो बहुत सी जो है असहायक नदियां जैसे जास्कर हो गई, नुब्रा हो गई, श्योक हो गई तथा हुंजा जैसी जो नदियां हैं वो आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी में जो है मिल के इसको जो है एक बड़ी जो है नदी के रूप में जो है हमें ये देखने को मिलती है। जो सिंधु नदी के जो मैदान का जो ढाल है ना वो काफी जो है धीमा हो जाता है। ठीक है, वो काफी धीमा है, और सिंधु द्रोणी का 1/3 भाग से थोड़ा अधिक भाग जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। जो इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, जो एक ठीक ठाक लंबाई, मतलब काफी लंबाई है, और बड़ी नदियों में से एक नदियों में इसकी गिनती होती है। अच्छा, सिंधु एक जो इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि सिंधु जल समझौता के अनुच्छेदों के अनुसार जो 1960 में हुआ था, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% यानी 20% ही जल उपयोग करता है, और इसका जो उपयोग है हम वो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि गंगा नदी हमारे भारत देश है, भारत देश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूजनीय जो है नदी मानी जाती है। गंगा की जो मुख्य धारा भगीरथी जो है, गंगोत्री जो है हिमालय से निकलती है, तथा अलकनंदा जब इसमें आकर मिल जाती है तो कहाँ मिलती है, वो देवप्रयाग में आकर, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, और इसको हम इसके सम्मिलित रूप को जो है गंगा के रूप में हम लोग जानते हैं। हरिद्वार के पास जो है गंगा जो है वो पर्वतीय भागों को छोड़कर जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां जो है आकर गंगा में मिलती है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, जो यमुना जो नदी है वो गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर जो है बहती है, तथा इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं जो है गंगा में आकर वो यमुना नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, घाघरा, गंडक और कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और जो वो ये नदियां हैं वो जो अपने साथ जो है काफी बाढ़ और पानी को काफी जो है लबालब पानी लेकर अपने साथ चलती हैं, जिसके कारण जो ये नदियां हैं वो अपने साथ साथ जो है मिट्टी भी छोड़ती है, और ये मिट्टी जो होती है ना वो जो है काफी उपजाऊ होती है, और जो है खेतों को काफी उपजाऊ बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो चंबल और बेतवा है। चंबल और बेतवा मुख्यतः जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन यमुना जब गंगा में मिलती है उससे पहले जो है चंबल और बेतवा जो है वो यमुना में मिलती है। उसके बाद जो यमुना है वो जाकर जो है प्रयागराज में वो गंगा से मिल जाती है। सोन भी एक सहायक नदी है जो सीधा जाकर जो है वो अपना गंगा में मिल जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाएं और दाएं किनारे की जो सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर जो गंगा है वो पूर्व दिशा में जो है वो चलती है, और जो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जो है बहती है। यह गंगा डेल्टा का जो है सबसे ऊपरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, और वो दो कौन कौन से भाग है? एक भाग तो जो है भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जो मुख्य धारा है जो मुख्य धारा इसकी गंगा की है वो दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है, और उसमें जो है प्रवेश करने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र इस नदी में गंगा में आकर मिल जाती है, और फिर जो दोनों नदियां हैं समुद्र में जो है मिलती हैं। बांग्लादेश में जो है इन दोनों नदियों के सम्मिलन को जो है जब ये दोनों मिल जाती हैं तो मिलने के बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और बाद में दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है जो नदियां हैं ये जो है बहुत बड़े डेल्टा का यानी सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। वैसे गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है, और भारत की सबसे लंबी जो है ये नदी के रूप में जानी जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, नमामि गंगे परियोजना जो 1 जून 2014 को जो है लॉन्च किया गया था। यह जो है एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से जो है संबंधित 2 उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया था।
पहला ये कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और दूसरा इसके जो संरक्षण वो कायाकल्प को पूरा किया जाना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं कि तीसरा जो इसका हिमालय की नदियों का पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से जो है काफी नजदीक से निकलती है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा जो है मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है एक गार्ज के माध्यम से। ठीक है, यहां से जो है इसे जो है दिहांग के नाम से जो है जाना जाता है, इसे हम यहाँ पे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां जैसे दिबांग, लोहित और केनुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित और केनुलाई इसकी जो सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दूसरी सहायक नदियां मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का जो ये सहायक नदियां, इन सहायक नदियों के अलावा भी और नदियां हैं जो नदियां असम में जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है और उसका जो है ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को हम जो तिब्बत में लोग इसे सांगपो के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना जो है जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप यानी माजुली का जो है निर्माण करती है। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है बार बार अपनी धारा बदलने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि अपने साथ सिल्ट और बालू को लेकर काफी मात्रा में सिल्ट बालू लेकर चलती है, जिस कारण से इसका जो बहाव है काफी वो बदल जाता है, अपना रास्ता बदल देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियां भारत के मुख्य जल विभाजक का जो है निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जो है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं। ये जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से पश्चिम दिशा की, अगर पश्चिमी घाट से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें नर्मदा और तापी जो है उसमें मुख्य नदियां हैं। ये नदियां ये जो है ज्वारनद मुख का जो है निर्माण करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। तो नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है होता है। यह नदी जो है धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। तो नर्मदा जो है वो नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश व गुजरात के कुछ भागों में जो है वो बहती है, और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है नमामि देवी नर्मदे परियोजना का जो है निर्माण शुरुआत जो है प्रारंभ जो है किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तापी द्रोणी के बारे में। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्यतः हमने अभी 4 नदियों के बारे में बात की है, उनके अलावा भी और कई सारी नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। अच्छा, जैसे नर्मदा है, नर्मदा के अलावा जो है तापी भी है। ठीक है, तापी को मैं लिख देता हूं, तापी। अच्छा, तापी और जो नर्मदा है ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी दोनों अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जो ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी है ना, ये चारों जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो तापी जो द्रोणी है, तापी द्रोणी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, और यह भी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश
गुजरात महाराष्ट्र में है, और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, नदियों में इनके अलावा और कौन कौन सी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उन नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो उसमें साबरमती है, माही नदी है। अच्छा, माही नदी की एक विशेषता है, माही नदी जो है ना वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा जो है भारत पूजा और पेरियार नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोदावरी द्रोणी के बारे में। जो गोदावरी द्रोणी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो है नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है पश्चिमी घाट की जो है ढालों से, पश्चिमी घाट के ढालों से जो है ये निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में जो है उसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि जो 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 इसकी जो नदियां हैं उसको इसको बड़ा आकार देती हैं, और विस्तार के कारण, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे हम दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब जो है महानदी की बात करते हैं। तो महानदी द्रोणी जो है, महानदी द्रोणी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, तथा इसका उड़ीसा के बहते हुए उड़ीसा से जो है बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो इसकी लंबाई है वो 860 किलोमीटर है, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आदि जो जो राज्य है वो उनमें ये बहती है। कृष्णा द्रोणी, तो कृष्णा जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर यह कृष्णा जो है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास जो है इसका 1400 किलोमीटर के आसपास लगभग इसका बहाव है, और ये बहकर बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा आदि नदियां शामिल हैं। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरि श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उसमें जो है अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी आदि जो नदियां हैं इसमें शामिल है। अच्छा, इन जो भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जो जल प्रपात है वो कावेरी नदी द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि इन नदियों के अलावा दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, इनके अलावा भी जो है ये नदियां हैं जो दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा कुछ नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पृथ्वी पर 71% जो है जल है। ठीक है, आपको पता है, और 71% जल में जो 97% जो जल है ना, 71% जल में से जो 97% जो जल है वो लवणीय जल है, यानी समुद्री जल है। ठीक है, जो खारे पानी वाला जल है। 3% जल सिर्फ ऐसा है जो स्वच्छ जो है जल है, और जिसमें से 3/4 जो है हिमानी के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में। तो झीलों के बारे में बात करते हैं। तो झील, जैसे कि आपको पता है कि नदियों के साथ साथ झीलों की भी क्या इंपॉर्टेंस है। कश्मीर में अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है डल झील हमें देखने को मिलता है, वहां पर नाव वाले घर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें शिकारा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है कई खेल भी होते हैं जिसमें नौकायन होता है, जो तैराकी होती है, अन्य जो जलीय खेल होते हैं। और ये पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने मतलब काफी इंपॉर्टेंट जो है हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर जो है गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक विसर्प नदी ये तो हो गया झील की कहानी। ठीक है, उसके बाद जो है एक जो विसर्प नदी है वो बाढ़ वाले भागों से मतलब कहते हैं ना कि जो एक नदी है वो अपने नदी से जो है कट कर जो है गोखुर झील का भी निर्माण करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्प्रिट तथा जो बार रोधिका है तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण भी करती है। इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं जैसे चिल्का झील हो गया, इसके अगर
एग्जाम्पल के बारे में देखें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो चिल्का झील है, पुलिकट झील है और कोलेरू झील है, इस तरीके के जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सांभर झील जो है एक लवणीय झील है, यानी जो नमकीन पानी वाली झील है, और यह मौसमी झील भी इसको हम कहते हैं। ज्यादातर जो जो मीठे पानी की जो ज्यादातर झीलें हैं ना, वो ज्यादातर झीलें जो है वो हिमालयी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से जो है बनी है, और यह जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये प्राकृतिक भी है। ठीक है, ये खुद से जो है इसका जो निर्माण जो है खुद से हुआ है, प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है। अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें तो उनमें जो है डल झील देखने को मिलती है, नैनीताल झील देखने को मिलती है, भीमताल, लोकताल, बड़ा पानी इत्यादि जो झीलें देखने को भी मिलती हैं। झीलों के और भी कई उपयोग हैं, जैसे विद्युत बनाने में भी इनका उपयोग जो है किया जाता है। झीलों का प्रयोग बाढ़ को कंट्रोल करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, कहीं सूखा पड़ता है तो उसके लिए भी जो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थी झीलों की, जो झील भी है काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस अपनी जगह रखते हैं। अब जब हम बात करते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो जैसा आपको पता है सबसे पहले प्राचीन समय से ही जो है इसका महत्व हमें देखने को मिलता है। पहले नलकूप हुआ नहीं करते थे। ठीक है, तो हम नदियों से ही बड़े बड़े जो नाले थे या नदियां थी या जो बड़ी बड़ी जो वितरिकाएं जो थी उनसे जो है हम अपने सिंचाई का कार्य करते थे। ठीक है, और जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो नदियों पर ही डिपेंड करती है, जीविका के लिए महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कृषि हेतु जो है उपयोगी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए और नौ संचालन के लिए उपयोगी है, जल विद्युत के लिए जो उपयोगी है। ठीक है, तो कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो जो नदियों का जो महत्व है ना वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी पानी की जैसा समस्या, सिंचाई से रिलेटेड समस्या है या खेतों को उपजाऊ बनाने से रिलेटेड समस्या है, तो काफी समस्याएं जो है इससे दूर होती हैं। ठीक है, तो नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नदियां रखती हैं। अब अगर हम नदी प्रदूषण की बात करें तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में किस तरीके से जो नदी जो है जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की जो बढ़ती मांग के कारण जो इनकी गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है ना। तो इस इनका जो ये प्रभाव है, इसका जो परिणाम यह हुआ है कि नदियों के अधिक जल की जो है निकासी जो है होती है और इसका जो आयतन जो है वो घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो प्रदूषण है तथा अपरिष्कृत जो कचरे हैं वो नदी में मिलते रहते हैं, और ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी जो है प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें जो है नदियों को स्वच्छ रखने की जरूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि जो नमामि गंगे परियोजना है वो इसीलिए शुरू किया गया था। भारत तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके साथ साथ जो है दूसरे देशों में भी जो है इसके काफी जो है बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए नदियों को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, और ताकि जो है उस स्वच्छता को बरकरार रखते हुए नदियों को स्वस्थ रखा जाए और अपने आप को भी इसके माध्यम से स्वस्थ रखा जाए। ठीक है, ये था आज का जो अफवाह का जो चैप्टर है वो, और इसके बारे में हमने काफी जो है विस्तार से चर्चा की है, समझने की कोशिश की है, नदियों को समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में उतना ही। फिर हाजिर होते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई में लगे रहिए, और आने वाले टाइम में काफी एग्जाम्स भी हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से आप इस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।